अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू नावल। पेशे खिदमत है एम राहत का मशहूर मारूफ नावल सदियों का सहर। दास्तान गोई का एक ही अंदाज होता है, सबसे पहले अपना तारुफ, फिर उसके बाद अपने कुर्ब जवार में फैले हुए लोगों का तारुफ। ये सारी दास्तान एक ही अंदाज की होती है। मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम तैमूर पाशा है, मेरे बाप का नाम जहांगीर पाशा और मेरी माँ का नाम जुबैदा। ये तीन अफराद इस कहानी की बुनियाद का बायस हैं, इसलिए इब्तदाई तारुफ काफ़ी है। मेरी कहानी का आगाज़ आम अंदाज में नहीं हुआ। मुख्तसर ये बता देता हूँ कि इस कहानी के आगाज़ का अंदाज क्या था। वालिदे मोहतरम, जिनका नाम माँ बड़े एहतराम से लिया करती थी, एक ज़िम्मेदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। एक देहाती इलाके और उसके आसपास की काफ़ी ज़मीन हमारी मलकियत थी। और इंसानों की कहानी में ज़र जन और ज़मीन की बात की जाती है तो गलत नहीं होती। आप यूँ समझ लीजिए कि दुनिया की सारी दास्तानें जो आम जिंदगी से ज़रा हटकर होती हैं, ज़र जन और ज़मीन ही से मुतल्लिक होती हैं। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा है कि हमारा ख़ानदान ज़िम्मेदारों का ख़ानदान था। इस ज़िम्मेदार ख़ानदान में भी रिवायती तौर पर तीन ही भाई थे। पता नहीं ये सारे ज़िम्मेदार सिर्फ तीन ही बेटे क्यों पैदा कर लेते हैं। उनमें दो तेज़ तरार होते हैं और एक मजलूम। मजलूम मेरा बाप था, ये कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि मजलूम वो भी नहीं था। असल मजलूम मेरी माँ थी, जो इस ज़िम्मेदार ख़ानदान में एक गरीब लड़की थी और मेरे बाप की पसंद बनकर इस घर में दाखिल हुई, जहाँ उसे कभी इज्जत नहीं मिली। बाप तो मेरा था ही ज़िम्मेदार, और ज़िम्मेदार ज़रा मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं। मेरी माँ चूँकि बाहर से आई थी, इसलिए इस ज़िम्मेदार ख़ानदान में उसे कोई इज्जत नहीं मिल सकी और वह बेचारी ठोकरों ही का शिकार रही। जबकि मेरे वालिद साहब किबला रक्स व मौसीकी के बड़े शौकीन थे और एक दिन एक रकासा के कोठे पर शराब पीते पीते हलाक हो गए। अब उस गरीब औरत की वहाँ क्या गुंजाइश थी जिसे मेरी माँ कहा जाता है। चुनाचे मुजालिम का एक तूफान उमड़ आया, यहाँ तक कि एक रात मेरी माँ को सख्त ज़ख्मी कर दिया गया और फिर ज़ख्मी औरत के अंदर इंतकाम का जज्बा जाग उठा और उसने इंतकाम लिया। उस छोटी सी हवेली के हर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया और मिट्टी के तेल के उस ड्रम को लुढ़का दिया गया और उसके बाद माचिस की एक तीली ने काम दिखा दिया। दरवाजे सब बंद थे, दोनों कमरों में मिट्टी का तेल भरा हुआ था। बहुत देर तक मेरी माँ वो चीखें सुनकर कहकह लगाती रही। बाहर बेशुमार लोग जमा हो चुके थे, लेकिन सूरत हाल ऐसी हो गई कि वो लोग आग नहीं बुझा सके और फिर उनकी कोयला बनी लाशें पुलिस की तहवील में पहुंच गईं और मेरी माँ ने इतराफ़ कर लिया कि उसने अपने सारे ससुरालियों को कत्ल कर दिया है, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। माँ गिरफ्तार हो गई। सजाए मौत तो नहीं हुई उसे, क्योंकि कुछ कानूनी रियायतें थीं। वो हामला भी थी, चुनाचे जेल में हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। माँ चूँकि बहुत अच्छे मिजाज की औरत थी, रियायतें तो उसे बेशुमार मिल गई, लेकिन आज़ादी नहीं मिली। चुनाचे इन रियायतों के साथ साथ मेरी परवरिश होने लगी। रंगून दादा ने मेरा नाम तैमूर रखा। पाशा हमारा ख़ानदानी लक़ब था और कुछ तो मिला नहीं, बाप के घर से पाशा का सरनेम मिल गया। चुनाचे हमारी परवरिश जेल में होने लगी। एक से एक ख़तरनाक कैदी हमारा उस्ताद बन गया। होश संभालने के बाद किसी ने कुश्ती सिखाई, किसी ने शराब बनाने का गुर बताया, किसी ने निशानाबाजी की मश्क, किसी ने कुछ। लेकिन रंगून दादा, जिसने 11 कत्ल किए थे, मेरा सबसे बड़ा हमदर्द था। वह एक शानदार तैराक था। समुंदर तो हमारे पास नहीं था, लेकिन उसने तैराकी के गुर इस तरह बताए कि समुंदर मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया और मेरा दिल तड़पने लगा कि मैं उस समुंदर में अपने आप को आजमा कर देखूं। माँ ने खासी ज़िंदगी जेल में गुजारी, मुझे अपने ससुरालियों के बारे में तफसीलात बताईं। मेरी परवरिश जेल में ज़रूर हुई, लेकिन हमें कैदियों की हमदर्दी भी हासिल थी और जेल हुक्काम की भी। चुनाचे मैं आज़ादी से धंधनाता फिरता था, बल्कि एक तरह से मुझे गैर कानूनी मुकद्दम बना दिया गया। अलबत्ता ये भी एक खूबी थी मेरी कि मैंने हर कैदी की इज्जत की। मुकद्दम के जो फ़राइज़ होते हैं वो मैंने बेशक इंजाम दिए, लेकिन किसी कैदी के साथ कोई सख्ती या ज़्यादती नहीं की। मेरे अंदर एक अजीब सा तूफ़ान छुपा हुआ था। न जाने कैसे कैसे फ़न का माहिर हो गया और जवानी इस तरह टूटी थी मुझ पर कि बचाव मुश्किल था। उन लोगों के ख्याल के मुताबिक मेरे अंदर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं, या अगर थी भी तो उसमें किसी खौफ का गुजर नहीं हुआ। बस ये तमाम खूबियाँ थी मेरे अंदर। कभी कभी किसी से चपकलिश हो जाती तो मैं उन्हें अपनी ताकत का नमूना दिखा दिया करता, लेकिन हंसकर मुस्कुराकर एक अजीब सा ठहराव मेरे वजूद में था। हाँ, अलबत्ता जब रंगून दादा जेल से रिहा हुआ तो पहली बार मेरे दिल को दुख का एहसास हुआ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त, जिसने मुझे ये दुनिया समझाई, मुझसे रुखसत हो गया। रंगून दादा मुझे सारे पते देकर गया था। बहरहाल वो चला गया और मैं उदास रहने लगा।
लेकिन जेल में अब मेरे दिन भी पूरे होने लगे थे। रंगून दादा के जाने के बाद कोई 1.5-2 महीने ही गुजरे थे कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया। बस तेज बुखार चढ़ा था और उसके बाद वो आंखें ना खोल सकी। आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे आदमी का जो पैदा ही जेल में हुआ हो और उसने दुनिया भी ना देखी हो। मुझे जेल में रखने का कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता जेल सुपरिंटेंडेंट ने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत का सलूक किया और कहा कि मैं अगर चाहूँ तो किसी घर में नौकरी कर लूँ, वो मेरी मदद करेगा। और जेल सुपरिंटेंडेंट ने अपनी सिफारिश पर मुझे एक घर में नौकरी दिला दी। मैं एक तरह से जंगली बैल था। मैंने सर झुकाकर काम शुरू कर दिया। अब इतना बेअकल भी नहीं था कि घरों में काम करने का तरीका ना जानता। जेल में भी बहुत सारे काम करने पड़ते थे। जिस घर में मुझे मुलाजमत दिलाई गई वो अच्छे लोगों का घर था। बहरहाल बहुत से ऐसे मरहले पेश आए जिनमें मैं एक तरह से नाकाम रहा। फिर एक दिन मुझे रंगून शाह का ख्याल आया और मैं उस घर से निकल गया। अब इतनी मालूमात मुझे हो गई थी कि किसी तरह रंगून शाह का पता मालूम करूं। रंगून शाह का घर मुजरिमों और गुंडों की रिहाइशगाह था। जब मैं रंगून शाह के पास पहुंचा तो उसने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया और पूछा कि जेल से रिहाई कैसे हुई। मैंने माँ की मौत के बारे में उसे बताया तो उसने मुझे बड़ी तसल्लियाँ दी। बहरहाल शुक्रगुजार हूँ रंगून शाह का कि उसने मेरी ज़बरदस्त तरबियत की। समुंदर जो मुझे पसंद था और रंगून शाह को भी, हमारे लिए न जाने क्या से क्या बन गया। जिस शहर में हम लोग रहते थे वहाँ समुंदर था और हमें समुंदर में सैर व सियाहत करके और उसकी गहराइयों में उतर के बहुत ही लुत्फ़ आता। मैं एक शानदार तैराक बनता चला जा रहा था और समुंदर मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के रह गया। बड़ी शानदार मश्क की मैंने समुंदर की गहराइयों में उतरने की। इसके साथ साथ ही रंगून शाह मुझे और भी मुख्तलिफ तरह की तरबियतें दे रहा था। मैं हर हथियार चलाना सीख गया और मेरी महारत देखने के काबिल हो गई। रंगून शाह के पास मुख्तलिफ अंदाज के जुराइम पेशा लोग आते रहते। उनमें से बहुत सौ ने मुझे अपने साथ जुराइम में शरीक भी किया। चुनाचे मैंने कई बैंक लूटे और इस सिलसिले में अपनी शानदार महारत का सबूत दिया। 1-2 कत्ल भी मेरे हाथों से हुए जो एक किराए के कातिल की हैसियत से थे। जहन को जिस तरफ मोड़ दिया गया उस तरफ मुड़ता चला गया। रंगून शाह के पास इसके सिवा देने के लिए कुछ नहीं था। नतीजा ये हुआ कि जुराइम पेशा अफराद में मेरी शोहरत फैलती गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं कानून के शिकंजे में कभी नहीं आया। ये सारे मामलात चलते रहे। फिर रंगून शाह का इंतकाल हो गया। पुलिस मुकाबले में उसे हलाक कर दिया गया। मैंने फ़ौरन ही अपनी कोशिशों से काम लेकर वो मुल्क छोड़ दिया और एक दूसरे मुल्क में चला गया। अब मुझे हर तरह की दुनियादारी आ गई थी। मैं जानता था कि ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार करने चाहिए। पता नहीं बाहर की दुनिया में लोग कैसे मेरे शनासा हो गए। कई दफ़ा मुझे मुजरिमों की तरफ से ऑफ़र मिली, लेकिन मैं अपनी पसंद का काम करना चाहता था। एक आध जगह मुझे ज़ेरे ज़मीन दुनिया के लोगों से मुकाबला भी करना पड़ा और इस मुकाबले में मुझे कामयाबी ही हासिल हुई। बहरहाल यूं ज़िंदगी के दिन गुजरते गए। अलबत्ता लंगोटी का पक्का था, बहुत औरतें मेरी ज़िंदगी में आईं, लेकिन जुराइम की दुनिया में जिस तरह की औरतें ज़िंदगी में आ सकती थीं उस तरह की औरतें मुझे पसंद नहीं थीं। औरत के बारे में कभी मेरे जहन में कोई नज़रिया नहीं जागा, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर थी कि शर्माई लजाई लड़कियाँ मुझे पसंद थीं। कम से कम उनके अंदर औरत तो झलकती थी। परकटी कबूतरियाँ जो जगह जगह मारी मारी फिरती हैं कभी मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल नहीं कर सकी। फिर एक दिन मुझे एक दावतनामा मिला। मुझे एक घर में तलब किया गया और इस अंदाज में तलब किया गया कि वहाँ जाने पर मजबूर हो गया। एक दूर दराज इलाके में जब मैं उस घर के सामने टैक्सी से उतरा तो मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, ये कौन सी जगह है? मार्गला विंग सर। यहाँ ज़्यादा मकानात नज़र नहीं आते। नई आबादी है जनाब, मकान अभी काफ़ी बन रहे हैं। ठीक है, ये लो अपना मुआवजा। मैंने उसे बिल की रकम अदा की और इसके बाद मकान नंबर 126 की जानिब बढ़ गया, जिस पर गालिबन मेरी रहनुमाई के लिए बड़ा बड़ा नंबर लिखकर लटका दिया गया था। मैंने गेट की बेल बजाई तो शायद किसी खुदकार सिस्टम के तहत गेट खुल गया और इंटरकॉम से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ जवान। मैंने शाने उचकाए और अंदर दाखिल हो गया। इमारत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, उस पर रंगो रोगन नहीं किया गया था। सामने ही एक बड़ा खूबसूरत चौबी दरवाज़ा था। उस दरवाजे को खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ ही था कि अचानक चंद अफराद ने मुझ पर यलगार कर दी। उन्होंने मुझे घूंसे थप्पड़ों लातों पर रख लिया। इब्तदा में तो मैंने मार खाई, लेकिन मारने वाले कम से कम 5 अफराद थे जो मुझ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और सही मायनों में मेरी पिटाई कर रहे थे। लेकिन कोई 1.5 या 2 मिनट तक मार खाने के बाद अचानक ही मेरे अंदर का पाशा जाग गया। मैंने एक धाड़ के साथ हाथ सीधे कर दिए। उन 5 पर एक लम्हे के लिए घबराहट सी तारी हो गई। वो पीछे हटे तो मैंने उनसे कहा, क्यों मार रहे हो मुझे? मेरे इन अल्फाज से जैसे उनके अंदर का सारा खौफ ख़त्म हो गया और एक बार फिर उन्होंने मेरे ऊपर यलगार कर दी। वो सब
खूंखार भेड़ियों की मानंद मेरे ऊपर झपट रहे थे। मैं उस वक्त बिल्कुल निहत्था था, लेकिन ये अलग बात है कि अब तक उनमें से कोई मुझ पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सका। मैं इंतहाई फुर्ती और महारत के साथ उनके सारे हमले खाली कर रहा था। बस इब्तदा में जो चंद लम्हात थे, उसी में वो जो कुछ कर पाए थे वो कर लिया। इसके बाद जब मैं संभल गया तो उनके हवास गुम करके रख दिए। वो अब भी अंधाधुंध पूरी कुव्वत से हमला कर रहे थे। अभी तक उन्होंने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। उनमें से एक काफ़ी ताकतवर और लंबा चौड़ा था। वो सोफे की दूसरी जानिब जा खड़ा हुआ और खूंखार नज़रों से मुझे घूरने लगा। मैंने उसे देखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो नीचे की जानिब देख रहा है। फिर मेरी नज़र उसकी तरफ से एक लम्हे के लिए ही हटी होगी कि अचानक वो झुका और उसने सोफे के नीचे से एक खौफनाक तलवार बाहर निकाल ली और इसके बाद उसने एक खौफनाक आवाज़ के साथ मुझ पर छलांग लगाई। उसने मेरी गर्दन को निशाना बनाना चाहा, लेकिन मैंने फुर्ती से खुद को फर्श पर गिरा दिया। वो अपनी झोंक में सोफे से टकराया और मैं अपना तवाजुन खो बैठा। मेरे लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। मैं तेज़ी से उठा और चश्मो ज़दन में वो मेरे मुक्कों की जद में आ गया। उसकी तलवार तो पहले ही मेरे 2 हमलों में उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी थी, लेकिन मेरे एक ऐसा जोरदार हाथ उसके मुंह पर पड़ा कि वो भयानक चीख के साथ औंधे मुंह फर्श पर ढेर हो गया। लेकिन अब शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो हाथों से मुझ पर काबू नहीं पा सकेंगे। चुनाचे उनमें से एक ने लंबा धार वाला खंजर निकाल लिया और बहुत मोहतात कदमों से मेरी जानिब बढ़ने लगा। मैंने एक गहरी सांस ली और उससे निमटने के लिए तैयार हो गया। वो चालाकी से ये कोशिश कर रहा था कि मैं कोने की तरफ चला जाऊं ताकि मेरे पीछे वो तीसरे नंबर का शख्स आ जाए, और वाकई मेरे पास पीछे हटने के अलावा कोई चाराकार नहीं रहा। मेरी पीठ दीवार से जा लगी और खंजर वाले के होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। उसने खंजर वाला हाथ पूरी कुव्वत से घुमाया और उसके हाथ से शां शां की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। गालिबन वो मार्शल आर्ट का बहुत अच्छा माहिर था। फिर वो पूरे एतमाद के साथ मेरी तरफ झपट पड़ा। उसका खंजर मेरे सीने की जानिब बढ़ा और जो ही उसने फैसला कुन वार करने के लिए अपनी पोजीशन तब्दील की, मैं झुकाई देकर एक तरफ हट गया। उसका खंजर दीवार से टकराया और वो खुद भी लम्हा भर के लिए लड़खड़ा गया, लेकिन फिर फौरन ही लम्हा भर में खुद को संभालने में कामयाब हो गया और सांप की तरह बल खाते हुए दोबारा मेरी जानिब झपटा। लेकिन अब मेरी बारी थी। मैं उसे मजीद मौका नहीं देना चाहता था। वो अपना दाव दिखा चुका था और अब मुझे अपने जौहर दिखाने थे, और वो वाकई इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार नहीं था। मैं तेजी से उछला और दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरी टांगों की मजबूत गिरफ्त में आ चुकी थी। हम दोनों तकरीबन साथ साथ फर्श पर आ रहे और वो अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए वैश्याना अंदाज में हाथ पांव मार रहा था। लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो गया कि ना हथियारों से ना हाथों से वो मुझ पर काबू पा सकेंगे। उनमें से एक की गुर्राई हुई आवाज़ उभरी, कुत्ते सीधा खड़ा हो जा, बस बहुत हो गया। मैंने चौंक कर उसे देखा तो उसके हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था। एक लम्हे के लिए सीधा हुआ था कि अचानक ही एक कमरे का पर्दा अपनी जगह से हिला और एक लंबे कद का दुबला पतला आदमी कमरे के दरवाजे से नमूदार हुआ। उसने खूनी निगाहों से उस शख्स को देखा जिसके हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था। रिवॉल्वर की नाली अपनी कनपटी की तरफ करो और गोली चला दो। दुबले पतले शख्स की आवाज़ उभरी और रिवॉल्वर वाले शख्स को जैसे होश आ गया। उसने सहमी हुई निगाहों से दुबले पतले आदमी को देखा और इसके बाद खौफजदा लहजे में बोला, बॉस बॉस। मैंने कुछ कहा, आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंची। मुआफ़ी चाहता हूं बॉस, मगर आप देखिए इसने हम सब का क्या हशर किया। वो शख्स जिसे बॉस कहकर मुखातिब किया गया था मजीद कुछ ना बोला। उसने रुख तब्दील कर लिया। फिर वो बिजली की तरह पलटा और उसके हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर से लगातार 2 फायर हुए और उसमें से एक गोली रिवॉल्वर वाले शख्स की पेशानी पर और दूसरी उसके दिल के मुकाम पर लगी। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। रिवॉल्वर उसके हाथ से गिर गया और वो औंधे मुंह जमीन पर आ रहा। इसे उठाकर ले जाओ और गटर में बहा दो, दुबले पतले और लंबे कद के आदमी ने सफाक लहजे में कहा। बाकी लोगों को भी जैसे होश आ गया। उन्होंने बिजली की तरह झपट कर उस शख्स को उठाया जो अभी पूरी तरह दम भी नहीं तोड़ सका था। उसकी पेशानी और सीने से खून की धारें बह रही थीं और वो सिसक रहा था। वो लोग उसे उठाकर कमरे से बाहर ले गए। गिरते हुए खून की लकीरें दरवाजे से बाहर निकल गईं और मैं खामोश खड़ा उस दुबले पतले शख्स को देख रहा था। मुझे मुआफ़ करना दोस्त, ये जज्बाती हो गए थे। हालांकि ये सिर्फ तुम्हारा छोटा सा इम्तिहान था। बराहे करम मेरे साथ आओ। किस तरह का इम्तिहान? मैंने गुर्राए हुए लहजे में कहा। दूसरे कमरे में आओ, ये कमरा तितर बितर हो चुका है। आओ प्लीज़। अगर तुम मुझसे मुतमईन ना हुए तो मैं तुम्हें पूरी इज्जत और एहतराम के साथ जहाँ तुम चाहोगे वापस पहुँचा दूंगा। मेरा ख्याल है मुझसे ताउन करो। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा। हर इंसान के जहन में एक तजस्सुस होता है
मैंने उस तजस्सुस के तहत यह फैसला किया कि इस शख्स के साथ इतना ताउन ज़रूर कर लिया जाए कि पता चल सके कि वो चाहता क्या है। चुनाचे मैं खामोशी से खून की उन लकीरों से बचता हुआ बाहर निकल आया। वो मुझे एक और कमरे में ले गया जहां इंतहाई शानदार फर्नीचर पड़ा हुआ था। उसने एक तरफ इशारा करके कहा, बैठो। तुमने मुझे तजस्सुस का शिकार कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। वो ही मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इत्मीनान रखो। मैंने अपने एक आदमी को तुम्हारी वजह से ख़त्म कर दिया है, चूंकि उसने तुम पर रिवॉल्वर ताना था। मैं अब भी वही बात कहता हूँ कि तुमसे कुछ काम है मुझे। अगर मैं तुम्हारे म्यार पर पूरा ना उतरा और अगर वो काम तुम्हें पसंद ना हो तो मैं तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ खुदा हाफिज कह दूंगा। मैं बैठ गया, लेकिन इंतहाई चौकन्ना था। वो शख्स कुछ भी कर सकता था। अचानक ही उसने सोफे के हत्थे पर लगे हुए बटन को दबाया और एक औरत अंदर दाखिल हो गई, जबकि मैं पूरी तरह इस बात के लिए तैयार था कि इस बार एक पूरी टीम दरवाजे से अंदर दाखिल होगी और मुझे उससे मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन आने वाली औरत ने अंदर आकर गर्दन खम की तो वो बोला, कोई मशरूब ले आओ। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। अलबत्ता जब औरत मशरूब लेकर अंदर दाखिल हुई तो मैंने कहा, तुम जानते हो कि मैं अब यहाँ दोस्त नहीं रहा, चुनाचे अब मैं इस बात से गुरेज करूँगा कि तुम्हारे मंगाए हुए मशरूब को इस्तेमाल करूँ। मुमकिन है इसमें कोई ख्वाब आवर दवा हो, और चूंकि तुम मुझे अपने आदमियों के जरिए जेर नहीं कर सके, इसलिए बेहोश करके मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो। खूबसूरत होंठों की हलावत के बारे में तुम क्या कहते हो? मैं समझा नहीं। मैंने कहा, मेरे होंठ मकरू हैं और अगर मैं इन दोनों गिलासों में से एक एक सिप ले लूं तो मेरा जूठा शरबत तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसमें से ये लड़की एक एक सिप ले ले तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं मुस्कुरा दिया। उसकी बात का मफहूम मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा, चलो ठीक है, लाओ मेरा गिलास मुझे दे दो। उसने एक गिलास उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने वो गिलास उसके हाथ से ले लिया। इस कदर एतमाद? वह मुस्कुरा कर बोला, ये एतमाद नहीं है बल्कि टेक्निक है। क्या मतलब? तुम यही समझोगे ना कि जो गिलास तुम मेरी तरफ बढ़ाओगे वो मैं नहीं लूँगा बल्कि दूसरा गिलास उठा लूँगा। ये सोचकर दूसरा गिलास तुम्हारे लिए है। वो हंस पड़ा, फिर बोला, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब है ताकतवर और फुर्तीली होने के साथ साथ ज़हीन भी हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? अच्छा छोड़ो इस बात को, मेरा नाम डार्विन है। ये बताओ कि कभी रंगून शाह के मुंह से ये नाम सुने थे? नहीं, मैंने जवाब दिया। लोग मुझे जुराइम की दुनिया का बादशाह कहते हैं, लेकिन चोरी, मारपीट, स्मगलिंग या ऐसे किसी घटिया जुर्म की दुनिया का बादशाह नहीं। मेरा ताल्लुक इंटरनेशनल विंग से है और मैं बैनुल अक़वामी मुजरिम हूँ, या फिर दुनिया के ऐसे बड़े बड़े दौलतमंद जो अपने किसी मकसद की तकमील चाहते हैं मेरे ज़रिए अपने काम करते हैं और मुझे करोड़ों डॉलर मुआवजा मिलता है। उस मुआवजे के तहत मैंने एक छोटे से गिरोह में सिर्फ चंद ऐसे अफराद को रखा है जो मेरे लिए काम करते हैं, और मैं अपने गिरोह में तुम्हें सिर्फ ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं तुम्हें उनके नाम बताऊंगा तो तुम हैरान रह जाओगे। वो दुनिया के दौलतमंद तरीन लोग हैं और मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त तैमूर पाशा कि तुम भी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होने लगो। ये शरबत पियो और इसके बाद मैं तुम्हें चंद दूसरी चीज़ों से आगाह करूँगा। उसने कहा और शरबत का गिलास होंठों से लगा लिया। बहुत ज़्यादा एहतियात भी हमाकत होती है। अगर ये शख्स मुझसे कोई काम लेना चाहता है तो ज़बरदस्ती तो कोई भी नहीं कर सकता, बस एतमाद ज़रूरी होता है। और उसे एहसास हो गया कि मुझे उस पर एतमाद हो गया है। फिर देर तक खामोशी रही। उसने कहा, इस बात का तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लोग जो तुम पर हमला कर रहे थे वो मेरे ही कहने पर ऐसा कर रहे थे और मैं पोशीदा तौर पर तुम्हारी महारत को देख रहा था। बेशक रंगून पाशा ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा था बिल्कुल ठीक है। तुम टाइगर हो, चीते से ज़्यादा फुर्तीले, उससे ज़्यादा ताकतवर, उससे ज़्यादा दिलेर और उससे ज़्यादा शानदार। चुनाचे अगर मैं तुम्हें टाइगर कहूँ तो हक बजानिब होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। संजीदगी से उसकी सूरत देखता रहा। फिर उसने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि मेरा तरीकाकार क्या है और किस तरह मैं अपने साथियों की मदद करता हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं भी उसके साथ ही था। ये एक दिलचस्प अमल था और मुझे भी इसमें मज़ा आने लगा। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस दौरान में मैंने जो कुछ सीखा था, जो कुछ देखा था, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि दौलत दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो अगर पास हो तो इंसान की ज़िंदगी में लुत्फ़ ही लुत्फ़ होता है। वैसे भी मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। छोटी मोटी चीज़ों से बहल जाने वालों में से था। वह मुझे अपने साथ लिए हुए दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ उसने एक दरवाज़ा खोला और एक तय खाने में उतरने लगा। मैं उसके साथ बेधड़क नीचे पहुँच गया। ये शख्स अगर यहाँ कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे वो मज़ा चखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। तय खाना बड़ा पुरसुकून था। वहाँ भी शानदार फर्नीचर पड़ा हुआ था और ठंडी रोशनी फैली हुई थी।
उसने मुझे बैठने की पेशकश की। सामने ही एक स्क्रीन नज़र आ रही थी। उसने रिमोट कंट्रोल से वो स्क्रीन रोशन की और उस पर कुछ तस्वीरें उभरने लगीं। फिर एक शानदार इलाके और शानदार घर का मंजर नजर आया। ये फ्रांस है, फ्रांस का हसीन तरीन इलाका जो फ्रांस के मशहूर दरिया के किनारे है और बोए डी बोलोन कहलाता है। यहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोगों के मकानात हैं और ये घर मेरे एक आदमी का है जो मेरे लिए काम करता है। वह बहुत ही शानदार ज़िंदगी गुजारता है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा साथी है। मेरे दोस्त, माय डियर मिस्टर तैमूर, तुम्हें भी वही ज़िंदगी मिल सकती है। मैं तुम्हारा तारुफ इस आदमी से कराऊंगा क्योंकि अभी तुम सिर्फ मुझसे रूशनास हो जाओ। ये कहकर उसने रिमोट कंट्रोल चेंज किया और इस बार एक और मंजर नज़र आया। पनचक्कियाँ चल रही थीं। एक हसीन तरीन इलाके में एक और मकान नज़र आया। वो बोला, ये हॉलैंड है, मेरा दूसरा खास आदमी हॉलैंड में रहता है। वो देखो, वो उसका घर, आओ मैं तुम्हें इसकी सैर कराऊं। ये घर भी इंतहाई शानदार था। खूंखार किस्म के कुत्ते यहाँ घूम रहे थे। और देखो, ये मेरा तीसरा आदमी। इस तरह वो एक एक करके दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की सैर कराता रहा। फिर बोला, और इसी तरह तुम भी जहाँ चाहोगे वहाँ तुम्हारा क़याम रहेगा। बात दरअसल यह है कि दुश्मन भी सदा कमज़ोर नहीं होता। मेरे कुछ दुश्मनों को मेरे इन आदमियों के बारे में मालूमात हो चुकी हैं और जो नई मुहिम मुझे किसी के सपुर्द करनी है वो बिल्कुल नए लोगों के लिए है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई पुराना आदमी वो मुहिम सर अंजाम दे। मैं तुम्हें एक मखसूस तरबियत देकर इस मुहिम पर रवाना करूँगा। इससे पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि दुनिया के कौन से खित्ते में अपने लिए रिहाइश चाहते हो और किस अंदाज में ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, मैं तो इसी देश का वासी हूँ और यही ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ऐसा भी हो जाएगा। तुम्हें यहाँ एक शानदार सनतकार की हैसियत हासिल हो जाएगी और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम्हें किसी शानदार इलाके में शानदार रिहायशी मकान दिया जाएगा, 6-7 मुलाजिम, आला दर्जे की कार, ये सब तुम्हारा होगा और सिर्फ चंद दिन के अंदर अंदर। क्या कहते हो, बोलो। मैं तैयार हूँ, मैंने बेख्तियार कहा और वो खुशी से उछल पड़ा। अचानक ही मैंने कहा, तुम्हारा नाम बड़ा अजीब है। हाँ, डार्विन ज़माने कदीम के एक मुफक्किर को कहा जाता है जिसने इंसान के बारे में एक थ्योरी पेश की थी और कहा था कि ज़माने कदीम का इंसान बंदर था। तुम शायद इस बात पर यकीन ना करो कि मेरी भी एक थ्योरी है, लेकिन वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। बोलो, अब क्या कहते हो। मैंने कहा ना, मैंने आमादगी का इजहार कर दिया था। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है। अभी नहीं, पहले मुझे अपने लिए कुछ करने दो। और फिर अपनी जगह से उठकर तहखाने से बाहर चल पड़ा। मुझे डार्विन की उसी रहायशगाह में गुजारने पड़े। इस दौरान डार्विन ने मुझसे कोई मुलाकात नहीं की, बल्कि मेरे सारे काम मुलाजिम ही करते रहे जो नहायत खुश्क और बिल्कुल बेकार से लोग थे। अलबत्ता मुझे दुनिया की हर सहूलत मुहैया कर दी गई और किसी किस्म की कोई दिक्कत मुझे यहाँ पेश नहीं आई। चौथे दिन डार्विन ने मुझसे फिर मुलाकात की और फिर मुझे एक कमरे में तलब किया। उसके साथ एक भरे भरे बदन और सांवली रंगत की एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी उम्र 24-25 साल से ज़्यादा नहीं थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया। उसकी सी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, बाकी चेहरे के नकूश दिलकश। बस रंगत में ज़रा सा सांवलापन था और ये सांवलापन उसकी पुरकशिश शख्सियत को और नुमाया करता था। डार्विन एक ख़ास किस्म का चमकदार लंबा लिबादा पहने हुए था और अपनी शक्ल सूरत में इंतहाई पुरस्रार नज़र आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो लंगड़े बादशाह उर्फ टाइगर। लंगड़े बादशाह का मफहूम भी मेरी समझ में आ गया क्योंकि मुझे बता दिया गया था कि मेरा नाम एक मुग़ल सरदार के नाम से मुमासिल है। वो तैमूर लंग कहलाता था और वो लंगड़ा था। उसकी बाद की नस्ल ने हिंदुस्तान पर सदियों हुकूमत की। बहरहाल मेरा ये नाम क्यों रखा गया ये बात तो मैं नहीं जानता था, लेकिन इस वक्त उसने मुझे लंगड़े बादशाह कहकर मुखातिब किया। फिर बोला, माफ़ करना, मेरी बात का बुरा तो नहीं माना तुमने। कौन सी बात? मैंने तुम्हें लंगड़ा बादशाह कहा है, पहली बार नहीं है। मेरे नाम के हवाले से पहले भी मुझे कई लोगों ने लंगड़ा बादशाह कहकर पुकारा है। तब सॉरी किस बात पर? यही कि मैंने तुम्हें घिसे पीटे नाम से पुकारा और मेरी इस पुकार में कुछ नयापन नहीं था। कोई बात नहीं, ये शायरी है, तुम्हारी सेक्रेटरी। हेलो सर, सांवली लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। हेलो सर, आपकी उम्र तो बहुत कम है, तुमसे छोटा है शायरी, डार्विन ने कहा और शायरी किसी कदर झीम सी गई। डार्विन हंसकर बोला, मेरा मतलब है इसके बचपन का खास तौर पर ख्याल रखना। वैसे मैं नहीं जानता कि और किस मौका पर यह क्या साबित होगा। जी सर। शायरी ने डार्विन की बात का कोई बुरा नहीं मानना। डार्विन ने कहा, फ़िलहाल शायरी तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मैंने अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे लिए एक छोटे से घर का इंतज़ाम किया है
जो तुम्हारी मलकियत है, और बात सिर्फ जुबानी नहीं है शहरी। यस सर। शहरी उसका जुमला पूरा होने से पहले ही एक तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी से एक फ़ाइल निकाली और उसे निकालकर मेरे सामने रखते हुए कहा, ये सर आपके घर की रजिस्ट्री। मैंने एक निगाह उस पर डाली, फिर मैंने कहा, मैं इन तमाम चीज़ों से नावाकिफ़ हूँ मिस्टर डार्विन, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, फिर भी एक निगाह डाल लो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तमाम कानूनी कार्रवाई कर डाली है मैंने। वो छोटा सा घर तुम्हारी मलकियत है और अपने तौर पर मैंने वहाँ तुम्हारे लिए कोशिशें भी की हैं। जब तक जी चाहे यहाँ काम करो, और जब जी चाहे मेरा काम शुरू कर दो तो फिर तुम काम शुरू कर देना। मैं काम शुरू कर देना चाहता हूँ। पहले अपना घर देख लो, 2-4 दिन उसमें रहकर देखो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम्हें एक छोटा सा सफ़र करना पड़ेगा, डार्विन ने कहा और अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गया। शहरी उसके जाते ही एकदम बेतकल्लुफ़ हो गई। सर, मैं आपको टाइगर कहकर पुकारूं? मेरा नाम तैमूर है, बाकी जो तुम्हारा दिल चाहे। सर ने मुझे यही कहा है कि मैं तुम्हें टाइगर कहूं। मैंने शाने उचका दिए और इसके बाद मैं उसके साथ उठ खड़ा हुआ। शहरी मुझे बाहर ले आई। एक शानदार किस्म की लैंड क्रूज़र वहाँ खड़ी थी। शहरी ने ड्राइविंग सीट के बराबर का दरवाज़ा खोला और बोली, आइए सर। मैं खामोशी से लैंड क्रूज़र में बैठ गया। शहरी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह सफ़र कितना तवील होगा। थोड़ी देर के बाद शहरी आबादी से बाहर निकलकर हम एक पहाड़ी रास्ते की जानिब चल पड़े। फिर काफ़ी फासला तय करने के बाद लैंड क्रूज़र पहाड़ की बुलंदियां तय करने लगी। मैंने एक बार भी शहरी से सवाल नहीं किया कि वो कहाँ जा रही है और हमें कहाँ पहुँचना है। अब तक शहरी भी खामोश रही। फिर उसने कहा, सर, जब दो नए लोग मिलते हैं तो पहले एक दूसरे को जानना पड़ता है। आप मेरे बॉस हैं, मैं आपकी सेक्रेटरी। आप चाहें तो मुझसे मेरे बारे में सवाल कर सकते हैं। मैं ना किसी बॉस को जानता हूँ ना सेक्रेटरी को। तुम्हारा नाम शहरी है। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो बेतकल्लुफ़ी से मुझसे बातें करो, और दिल ना चाहे तो खामोशी भी इतनी बुरी चीज़ नहीं होती। वेरी गुड। चंद लम्हों में आपने अपना तारुफ करा दिया, शहरी ने तारीफ़ी अंदाज में कहा। मैं नहीं कहता कि इन जुमलों में कोई ख़ास बात है सर। मैं ज़ाती तौर पर भी आपसे बहुत मुतासिर हुई हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर कोई ऐसी बात है जो किसी को मुतासिर करे। नहीं सर, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। मिस्टर डार्विन जैसी शख्सियत अगर किसी से मुतासिर हो जाए तो उसको तस्लीम करना पड़ेगा। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुर्बो जवार तय करने के बाद लैंड क्रूज़र एक ऐसे हसीन तरीन इलाके के सामने रुक गई, जिसे मकान की बजाय महल कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। किसी पहाड़ी मुकाम पर ऐसा हसीन महल नाकाबिले यकीन मंजर रखता था। ये एक अजीम शान पहाड़ी सिलसिले पर बना हुआ था और थोड़ी सी गहराई में था। वैसे भी हम काफ़ी बुलंदी पर आ गए थे और इस बुलंदी से कुर्बो जवार में बिखरे हुए मकानात छोटे छोटे खिलौने मालूम हो रहे थे। एक सड़क गहराई में जाती थी जो उस मकान के बहुत बड़े फाटक पर जाकर ख़त्म होती थी। पहाड़ी मुकाम था, इसलिए सब्ज़ा और शादाबियाँ तो अपना जवाब ही नहीं रखती थीं। लेकिन गेट के अंदर दाखिल होकर मैंने जो देखा उसे देखकर आंखें बंद होने लगीं। ऐसे हसीन मनाजिर दिल को मोह लेने के लिए काफ़ी होते हैं। ऐसे ऐसे हसीन फूल उस रविश के दोनों तरफ बिखरे हुए थे कि इससे पहले निगाहों में नहीं आए। सामने एक सफ़ेद इमारत नज़र आ रही थी जो महल नुमा ही थी। लैंड क्रूज़र पोर्च में रुक गई। आसमान पर बादल छाए हुए थे। वैसे भी इस पहाड़ी मुकाम पर झुके हुए बादल अपनी नज़ीर ही नहीं रखते थे। ख्वाम का दिल खुश होने लगा। मैंने शहरी के चेहरे पर भी मुतासिर कुन तासुरात देखे। उसने बोझल निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, आइए सर। मैं नीचे उतरा और इसके बाद हम लोग अंदर दाखिल हो गए। वो कहने लगी, सर, पूरा घर आपका है, आपकी मलकियत है। 2 कारें और हैं जिनमें 3 ड्राइवर मौजूद हैं। तीसरी ड्राइवर मैं हूँ और 2 कारों के ड्राइवर और मौजूद हैं। इस पहाड़ी मुकाम के अतराफ में बिखरे हुए ऐसे ऐसे मनाजिर हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपने उन्हें नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने खूबसूरत हैं। बाकी ये सब कुछ आपके लिए है। और तुम? मैंने उससे पहला सवाल किया और वह मुझे चौंक कर देखने लगी। मैं समझी नहीं सर। चलो समझा देंगे। अच्छा एक बात बताओ शहरी, बॉस ने तुम्हें मेरी सेक्रेटरी कहा है? जी सर, बिल्कुल। शहरी, अगर मैं तुमसे कोई ऐसी बात कहूँ तो तुम महसूस तो नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं सर, मैं आपकी हर बात को बहुत खुश दिली के साथ महसूस करूँगी। तो फिर मुझे एक कप कॉफ़ी पिलवा दो। जी, वो हैरत से बोली और फिर बेख्तियार हंस पड़ी। इतना बड़ा आगाज़ और इतनी छोटी सी फरमाइश। कोई बड़ी फरमाइश मैं तुमसे अभी कहाँ कर सकता हूँ? कीजिए सर, मैं आपकी बड़ी से बड़ी फरमाइश पूरी करूँगी, उसने कहा और फिर मुझे एक कमरे में ले गई। सर, हर कमरे में ये स्याह बटन जो है
ये मुलाजमों को बुलाने के लिए है और ये हर कमरे की दीवार पर मौजूद है, बल्कि जगह जगह पर मौजूद है। आप जहाँ से भी गुजर कर हमें अपने पास बुलाना चाहेंगे, हम आपके पास पहुँच जाएंगे। इन बटनों पर नंबर पड़े हुए हैं, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आप हमें किस जगह तलब कर रहे हैं। गुड, ज़बरदस्त इंतज़ाम कायम कर रखा है। मैं जाऊँ सर? हाँ जाओ, जहाँ कॉफ़ी लानी होगी मैं वहाँ बटन दबा दूँगा, मैंने कहा और मैं उस महल की सैर करता रहा। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसी जगह मेरी रिहाइश का होगी, और ना सिर्फ रिहाइश का बल्कि मेरी मलकियत भी होगी। एक नाकाबिले यकीन सा एहसास हो रहा था और यह एहसास बहुत अजीब लग रहा था। बहरहाल ये सब कुछ जारी रहा। महल ऐसा हसीन था कि बस ख्वाबों में देखा जा सकता था, लेकिन ये ख्वाब एक जिंदा हकीकत बनकर मेरे सामने आ गए थे। इसके बाद शेरी ने मुझे कॉफ़ी पिलाई। मैं एक बहुत ही आरास्ता कमरे में था, जिसे ड्राइंग रूम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ड्राइंग रूम जैसी हैसियत ही रखता था। मैंने वहीं से बटन दबाया और चंद ही लम्हों के बाद शेरी एक 12-13 साल की लड़की के साथ अंदर दाखिल हुई। ये 12-13 साल की लड़की छोटी सी ट्रॉली संभाले हुए थी, मुकामी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। हेलो, मैंने उसे पसंद करते हुए कहा। यस सर, लड़की इस तरह बोली जैसे कहीं मशीन से आवाज़ निकली हो। क्या नाम है तुम्हारा? पोमी। शेरी, ये कौन है? यहीं के एक मुलाजिम की बेटी है, अंदर काम करती है, शेरी ने बताया। लड़की बहुत साफ सुथरा लिबास पहने हुए थी। पोमी, क्या करती हो? काम, पोमी ने मासूमियत से जवाब दिया। और क्या करती हो? और भी काम करती हूँ, वो बोली और मैं हंस पड़ा। बहुत प्यारी बच्ची है। जी सर। लड़की एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने उसे कहा, पोमी जाओ आराम करो। वो बाहर निकल गई। शेरी ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर मुझे पेश की, फिर बोली, सर आप यहाँ आकर बहुत खुश हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे खुश लग रहे हैं आप? हाँ मैं खुश हूँ। सर मेरे लिए कोई और हुक्म? कॉफ़ी पियो मेरे साथ। जी सर, आपके हुक्म से, शेरी ने कहा और दूसरी प्याली उठाकर अपने सामने रख ली। फिर मैंने कहा, शेरी, मिस्टर डार्विन से मेरा तवील तारुफ नहीं हुआ। सर मिस्टर डार्विन के बारे में मुझसे बराह रास्त कोई सवाल न करें। मुझे जवाब देने की इजाज़त नहीं, वरना मैं आपके हुक्म से इनकार नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, नहीं पूछूंगा। मिस्टर डार्विन ने जो काम मेरे सुपुर्द किया है वो मैं नहीं जानता कि कब उसका आगाज़ कराएंगे, लेकिन मैं बेचैन हूँ कि मुझसे मेरा काम कराया जाए। सर थोड़े से दिन इस पहाड़ी मुकाम की सैर करते हैं, आप यहाँ के अतराफ से बाखबर हो जाएं। शायद उसके बाद ही मिस्टर डार्विन अपने काम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद शेरी तकरीबन 5 दिन तक मुझे उन अतराफ की सैर कराती रही। वाकई ये इलाके मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब देखने के बाद मुझे यह एहसास हो रहा था कि वाकई ज़मीन की जन्नत अगर किसी जगह को कहा जा सकता है तो वो ये जगह है। और फिर मेरा ये खूबसूरत महल, डार्विन ने बिल्कुल सच कहा था। उसने मुझे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और ना जाने कौन कौन से शहर दिखाए थे जहाँ उसके आदमियों की रिहाइशगाहें थीं। ये भी एक ख़ास बात थी कि उसने अपने आदमियों को फैला रखा था और बकौल इसके वो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में उसके लिए काम करते थे। छठे दिन मैंने खुद शेरी से कहा कि मैं मिस्टर डार्विन से बात करना चाहता हूँ। शेरी ने फ़ौरन इसका इंतज़ाम किया। एक बड़े से फ़ोन बॉक्स पर उसने मिस्टर डार्विन से रब्ता कायम किया और मिस्टर डार्विन की आवाज़ उभरी, हेलो माय डियर टाइगर, कैसे हो? मिस्टर डार्विन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब काम करना चाहता हूँ। ठीक है, आज से काम का आगाज़। और कुछ? नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। शेरी, काम शुरू कर दिया जाए, डार्विन ने कहा और दूसरी तरफ से आवाज़ आना बंद हो गई। मुख्तसर तरीन गुफ्तगू थी जिससे डार्विन की शख्सियत का एक पहलू नुमाया होता गया। बहरहाल मैं देखना चाहता था कि अब काम का आगाज़ किस तरह होता है। और उस दिन शेरी मुझे उस कमरे में ले गई जहाँ पैरो स्क्रीन लगा हुआ था, और ये पैरो स्क्रीन स्टिल फोटोग्राफी दिखाता था। कुछ कैमरे वगैरह फिट थे जिनके पीछे शेरी ने पहुंचकर कहा, आप बैठ जाइए प्लीज़, मैं आपको इस जगह से रोशनास कराना चाहती हूँ जहाँ से आपने अपने काम का आगाज़ करना है। उसने कैमरे ऑन किए और पूरी स्क्रीन पर एक अजीमोशान तस्वीर नज़र आने लगी। रेत के टीले बिखरे हुए थे, कहीं कहीं ऊँटों के काफिले जा रहे थे। अरब का कोई खित्ता था, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद तस्वीर में तब्दीली हुई। अचानक ही वो सारी तस्वीरें मुतहर्रिक हो गईं। बिल्कुल यूं लगा जैसे रुके हुए काफिले चल पड़े हों। ये जदीद तरीन तकनीक थी। पहले स्टिल फोटोग्राफ नज़र आया और उसके बाद अचानक ही ये सब कुछ शुरू हो गया। मुझे बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे मैं खुद भी किसी ऊँट पर बैठा हुआ हूँ और ऊँट आगे बढ़ रहा था। फिर मेरी निगाहें सामने के हिस्से की जानिब उठीं जहाँ मुझे एहराम नज़र आने लगे और एहरामों की सरजमीन निगाहों के सामने आ गई। उन एहरामों को देखकर ये इल्म हुआ कि सहराए अरब का ये हिस्सा मिस्र है।
लेकिन पैरो स्क्रीन का ये अनोखा काम मेरे लिए हैरानकुन था, क्योंकि इससे पहले मैंने पैरो स्क्रीन पर किसी ऐसी चीज़ को मुतहर्रिक होते नहीं देखा था। इससे ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर और किसी जदीद चीज़ से नज़र नहीं आ सकते थे। ये काहिरा है सर, शायरी की आवाज़ उभरी और मेरी निगाहें वहीं जम गईं। काहिरा की गलियां, कूचे, बाजार यूं लग रहे थे जैसे लाइव प्रोग्राम हो रहा हो और हम हर जगह को वक्त के मुताबिक ही देख रहे थे। एक जगह का एक हिस्सा एक किरदार बनकर। बहरहाल मैंने किसी कैफियत का इजहार नहीं किया और खामोशी से यह मनाजर देखता रहा। काहिरा टावर, दरिया नील का हसीन तरीन हिस्सा। यहाँ से तकरीबन पूरा काहिरा नज़र आता था और मज़ेदार बात यह है कि ये टावर दरिया के बीचों बीच है और यहाँ तक जाने के लिए कश्तियाँ और स्टीमर इस्तेमाल किए जाते हैं। बाहर से जाने वाले सयाह काहिरा टावर की बुलंदियों से मिस्र के मनाजिर ज़रूर देखना पसंद करते हैं। सर, सीन बदलूं? हाँ, आइए। ये काहिरा के वो शबीना क्लब हैं जो एक मखसूस इलाके में हैं। कुछ क्लब बिखरे हुए हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर क्लब स्ट्रीट कहलाती है। सर, काहिरा में जगह जगह एहरामीन हैं, जिन्हें अब भी सियाहों की दिलचस्पी के लिए बाज़ जगह शहरों के बीचों बीच कायम रहने दिया गया है, वरना हुकूमत मिस्र में आने वाली नई नई हुकूमतों ने इन एहरामीन में भी कमी की है। और ये एहराम जोमा है और इसकी एक लंबी तारीख है। और सर, ये देखिए, ये अबू अल हॉल का तारीखी मुजस्मा जो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है और आज भी अपने अंदर लाखों कहानियाँ छुपाए हुए है। मनाजिर तब्दील हुए और फिर एक बड़ी पुरस्कार सी जगह नजर आई और शायरी की आवाज़ उभरी। ये वैली ऑफ किंग्स है, फिरौनों का कब्रिस्तान। सर, इस जगह की पुरस्कारियत का कोई जवाब नहीं। चांदनी रातों में अगर आप वैली ऑफ किंग्स में पहुंच जाएं तो ज़माने कदीम के फ़राइन आपसे मुलाकात के लिए ज़रूर आ जाएंगे। वो मुझे काहिरा के बारे में तफसीलात बताती रही। फिर मंजर बदला और उसने कहा, अब हम सिकंदरिया चले आते हैं। ये सिकंदरिया है। वो सिकंदरिया की सैर कराती रही, फिर बोली, आइए अब गज़ा चलते हैं। गज़ा, फिर तंता, पोर्ट सईद, मंसूरा। वो कई घंटे तक मुझे मिस्र की सैर कराती रही और मैं हैरत की तस्वीर बना ये सब कुछ देखता रहा। मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। बहुत देर तक ये सिलसिला जारी रहा और इसके बाद उसने स्क्रीन ऑफ कर दी और मुझे यूं लगा जैसे मिस्र से मेरी वापसी हो गई हो। मैंने मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे देखा और बोला, और यकीनन मुझे मिस्र दिखाने का कोई ख़ास मकसद होगा। बिल्कुल ठीक समझा आपने सर। आपने ये मनाजर देख लिए और इस तरह आपको मिस्र से किसी हद तक वाकफियत हासिल हो गई। वाकई ये बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है और जदीद भी। मुझे बेहद पसंद आई। मैंने कहा। शेरी मुस्कुराने लगी, फिर बोली, आपको जो मुहिम सार अंजाम देनी है सर, उसका ताल्लुक मिस्र से ही है। इससे आगे अगर कुछ और बताना चाहो तो तुम खुद बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ वो बताओगी जिसके तुम्हें हदायत की गई है। सर, सबसे बड़ी खूबी आपके अंदर ये है कि आपने मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं की। ये आपकी जहानत का सबूत है। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता मैं सोचने लगा कि मिस्र में मुझे क्या करना होगा, लेकिन जाहिर है जब तक बताया नहीं जाता इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता था। अलबत्ता जो वादा उसने किया था उसकी तकमील का पहला हिस्सा तो मुकम्मल हो गया। मुझे इस बात पर हंसी आई थी कि डार्विन ने मेरा किस तरह इम्तहान लिया। फिर 3 रोज़ तरबियत मुझे दी गई और चौथे दिन डार्विन मेरे पास पहुंच गया। बहुत ही अजीबोगरीब इंसान था। वो ग्रे रंग के चमकदार लिबादे में मलबूस अचानक ही पहुंचा। मैंने अपने उस महलनुमा मकान की दूसरी मंजिल से, जहां से मैं दूर दूर तक फैली हुई धुंध का जायजा ले रहा था, सामने की सिमत देखा तो वो शानदार काले रंग की कार अंदर दाखिल होती हुई नजर आई, जिसके बारे में पहले तो मैं कुछ नहीं समझ सका, लेकिन बाद में मैंने उसमें से डार्विन को उतरते हुए देखा। फिर वो अंदर आ गया और मैंने तेज़ी से बाहर आकर उसका इस्तकबाल किया। उसने मुझसे मुसाफिया किया और इसके बाद वो मेरे कमरे में आ गया। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुमसे 2 टोक गुफ्तगू कर ली जाए। ज़रूर मिस्टर डार्विन, अब मैं आपके साथियों में से एक हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं तुमसे काहिरा ही के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक कमरे में दाखिल होकर उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और मुझे सामने बैठने का इशारा किया। जी सर, मिस्र में कई अंडरवर्ल्ड पार्टियां काम कर रही हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत से लोग मेरे साथियों से रोशनास हो चुके हैं। तुम्हारा इंतखाब मैंने इसीलिए किया था कि पहली बात तो ये है कि तुम अपने काम के लिए मौजूद तरीन आदमी हो, शानदार शख्सियत के मालिक हो, हर काम इस अंदाज में करने वाले जिसका मैं और मेरे खास साथी जायज़ा ले चुके हैं। खैर, मैं तुम्हें सारी तफसील बताना चाहता हूँ। दुनिया भर में इस वक्त जिस तरह की हंगामा आराइयाँ चल रही हैं वो बेहद सनसनीखेज हैं। बात किसी एक शख्स से मंसूब नहीं की जा सकती। ना जाने कौन कौन उन कार्रवाइयों में मुलविस है और बहुत कुछ हो रहा है। मिस्र में भी कई ज़ेरे ज़मीन पार्टियां काम कर रही हैं।
ये 3 महीने पहले की बात है कि यहाँ कुछ लोगों ने कुछ खास जिद्दोजहद की और एक खौफनाक मंसूबा बनाया। मिस्र पहले भी बहुत से खतरनाक हालात का शिकार रहा है और इस वक्त भी कुछ कुव्वतें जिनमें बुनियादी तौर पर इसराइल की कुव्वत को सामने रखा जा सकता है मिस्र के खिलाफ काम कर रही हैं। वैसे तो इसराइल बहुत से मामलात में अरब दुनिया के खिलाफ ना जाने क्या क्या हरकतें कर रहा है, लेकिन मिस्र में दरमियाने दर्जे के हालात हैं और बज़ाहिर यह समझा जाता था कि इसराइल मिस्र के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो मिस्र को नुकसान पहुंचाने के लिए हो। लेकिन शायद कोई नया मंसूबा ज़ेर अमल है। मिस्र की हुकूमत के बारे में इसराइल के नज़रियात तब्दील हुए हैं और कुछ लोग वहाँ हुकूमत को ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी की कोई नई हुकूमत कायम करना चाहते हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत बहुत ही नॉर्मल है और उसने दुनिया में अमन के लिए बहुत सा काम किया है। हमें कुछ ऐसे लोगों ने अपने काम के लिए आमादा किया है जो ये चाहते हैं कि मिस्र में मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार रहे और कोई ऐसा काम ना होने पाए जो मिस्र को नुकसान पहुँचाए। हमारे इल्म में लाया गया है कि मिस्र में इन दिनों खौफनाक काम हो रहा है और मंसूबा बनाया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत को किसी खास ज़रिए से ख़त्म कर दिया जाए। वैसे हमें जो तफसीलात बताई गई हैं वो ये हैं कि इस हुकूमत के किसी खास आदमी को जो मिस्र में मौजूदा हुकूमत को बरकरार रखना चाहते हैं, किसी शख्स ने फ़ोन पर इतला दी कि मिस्र में इस वक्त एक खौफनाक मंसूबा ज़ेर अमल है। जो बोलने वाला शख्स था उसके बारे में बताया जाता है कि वो खुद भी बहुत खौफज़दा था। उसका कहना था कि ना सिर्फ उसकी जान खतरे में है बल्कि मिस्र की फ़िज़ा पर भी ख़तरात मंडला रहे हैं। बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिससे ये कहा जाए कि मौजूदा हुकूमत के दुश्मन कौन लोग हैं और क्या काम कर रहे हैं। यह है सारी सूरत हाल। तो माय डियर, तुम्हारी तरबियत से बिल्कुल अलग अंदाज है इस मुहिम का, लेकिन तुम्हें इस सिलसिले में तमाम बात बताई गई है। मैं तुम्हें उस शख्स की आवाज़ का टेप सुनवाता हूँ जिसने इस हुकूमत को इस खौफनाक साजिश के बारे में इतला दी। उसने हाथ उठाया और शायरी ने फ़ौरन ही एक टेप रिकॉर्डर सामने लाकर रख दिया जो इंतहाई जदीद था। फिर उस टेप पर उस शख्स की आवाज़ उभरने लगी और मैं और डार्विन गौर से उस आवाज़ को सुनने लगे। उस आवाज़ को सुनने के बाद ये नतीजा तो आसानी से निकाला जा सकता था कि जिस शख्स ने ये इतला दी है वो एक मुअम्मर और झक्की आदमी है। रवानी से अंग्रेज़ी बोलता है, तालीम याफ्ता है, लेकिन वो कितना ही बूढ़ा या झक्की क्यों ना हो, उसके लहजे में खलूस झलकता है और वो बेइंतहा खौफज़दा है। ये तबसरा मैंने किया था और डार्विन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने फ़ख्रिया निगाहों से शायरी को देखते हुए कहा, और शायरी डार्विन के बारे में ये कहा जाता है कि वो जिस शख्स का इंतखाब करता है वो कभी गलत नहीं होता। बहरहाल ये बात तो तुम जानती हो, मिस्टर तैमूर नहीं जानते कि हमारे मामलात कहाँ कहाँ हैं। मैं तुम्हें एक आदमी से मुतारिफ़ कराता हूँ जिसका ताल्लुक़ एक ख़ास इदारे से है, एक ऐसे इदारे से जिसकी शाखें दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। उनका दफ्तर यहाँ काहिरा में भी है और इस दफ्तर में जो शख्स चीफ के तौर पर जाना जाता है उसका नाम नासिर हमीदी है और वो सिर्फ हमीदी के नाम से जाना जाता है। नासिर हमीदी का माजी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन आज वो दुनिया के एक इंतहाई दौलतमंद इदारे का मालिक है। शुरू में वो सियासत में भी हिस्सा लेता रहा, लेकिन बाद में उसने अपनी तमाम तर तवज्जो अपने कारोबार पर मरकूज़ कर दी, जिसका नतीजा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में वो एक दियोकामत शख्सियत बन चुका है। यहाँ तक कि अमेरिका और जापान की सनती दुनिया भी उसके कारोबार की वुसअत देखकर खौफज़दा नजर आती है। वो सिकंदर आज़म की तरह फातिहाना अंदाज में दुनिया भर के दावे करता है और अपने तमाम तर मंसूबों में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं उसने। एक सवाल कर सकता हूँ, मैंने कहा। असल में मैं खुद भी डार्विन से मुतासिर हो गया था। डार्विन मुखलिस आदमी था और उसने मेरे लिए जो कुछ कहा था करके दिखाया था। चुनाचे मैं भी उसे कुछ करके ही दिखाना चाहता था। मैंने कहा, मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आपके सवाल में क्या ये शख्स जिसका नाम आपने नासिर हमीदी बताया है इस साजिश में मुलविस है जो मिस्र और काहिरा के खिलाफ है? वो उस नज़रिए का कायल है कि हुकूमत का इंतज़ाम बड़ी बड़ी कारपोरेशनों के ज़रिए होना चाहिए, और यह भी हकीकत है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी ऐसी शाख मौजूद है वहाँ के सियासी फ़ैसलों में उसके असर व रसूख को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्पेन, फ्रांस और दुनिया के कई ममालिक की सियासी पॉलिसियों में उसका हाथ रहा है। बहरहाल ये भी अंदाज़ा है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो काहिरा में अपनी उजारादारी चाहता है। ठीक, नासिर हमीदी टेलीविज़न के शोबे में बहुत काम कर रहा है और उसने ना जाने क्या क्या कुछ कर डाला है। बहरहाल हमें जिस ख़ास मसले में काम करना है वो ये है कि उसने कोई अहम शोबा कायम किया है जहाँ इंतहाई खुफिया काम हो रहा है, और वह खुफिया काम अंदाज़ा ये है कि इंतहाई ख़तरनाक है। बस वो हुकूमत जो हमसे काम लेना चाहती है उसी खुफिया काम के सिलसिले में मालूमात हासिल करना है।
और तुम ये समझ लो माय डियर मिस्टर तैमूर कि तुम्हें कितना बड़ा काम करना है, डार्विन ने कहा। मुझे वाकई अपने बदन में एक हल्केपन का एहसास हो रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि जो काम मेरे हवाले किया जा रहा है वो मेरे कद्दो कामत से बहुत ज़्यादा है। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने कहा, मैं पूरी मेहनत के साथ काम करने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात तय है मिस्टर डार्विन कि इससे पहले मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, तुमने ये सब कुछ नहीं किया है और जब तुम करोगे तो उन तमाम लोगों से बेहतर करोगे जो इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि वो गुमनाम मुखबर जिसने इस सिलसिले में तमामतर रहनुमाई की है हमारी निगाहों में बड़ी हैसियत रखता है। कई नाम है मेरे इल्म में, लेकिन वो नाम तुम्हारे सामने लाकर तुम्हें भटकाना नहीं चाहता। वो शख्स अगर सामने आया तो ज़रूर आएगा, और इस सिलसिले में मैंने पहले ही एक आदमी को इसके लिए मखसूस कर दिया है जिसका नाम असरानी है। असरानी वहाँ काहिरा में तुम्हारा मुंतज़िर होगा और वही तुम्हें ज़्यादातर मदद देगा। क्या मुझे हो सकता है कि ये शख्स काहिरा एयरपोर्ट पर ही तुम्हारा इस्तकबाल करे? ठीक है सर। डार्विन में खूबी थी वो ये कि किसी भी मामले में वो लंबी तमहीद इख्तियार नहीं करता था, बल्कि बात करके फ़ौरन ख़त्म कर देता। फिर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं और इसके बाद तैमूर मिस्र रवाना हो गया। उसके अंदर बेहद खुद एतमादी थी और अपना काम बड़ी खुश असलूबी से सरअंजाम देने की कुव्वत रखता था। काहिरा एयरपोर्ट अपनी तमाम तर पुरस्रारियत के साथ रोशनियों से जगमगा रहा था। ज़माने कदीम का ये शहर बहुत ही तारीखी रोशनियों का हामिल था। यहाँ जगह जगह फितरत ने अपनी सनाई के हसीन तरीन नकूश सबत किए थे और इस शहर में जगह जगह इंतहाई हसीन इलाके थे। बाहर तौर पूरे एतमाद के साथ तैमूर काहिरा पहुँच गया और इसके बाद उसने एक होटल का इंतखाब कर लिया। डार्विन के ख्याल के मुताबिक उसका मतलूबा शख्स असरानी एयरपोर्ट पर तैमूर के इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंचा था। अलबत्ता उसका फ़ोन फ़ौरन ही तैमूर को मौसूल हुआ। होटल के कमरे में क़याम के थोड़े ही दिन बाद ये फ़ोन उसे मौसूल हुआ। मिस्टर तैमूर, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कौन? आपका दोस्त असरानी। ठीक, मैं एयरपोर्ट पर उस वक्त मौजूद था जब आपकी फ़्लाइट ने लैंड किया। बाहर निकलकर होटल के नुमाइंदों ने आपको घेर लिया और आपने होटल येलो का इंतखाब किया। जी, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपसे मुलाकात करूं। हाँ, अब हमारी मुलाकात कल रात 8 बजे अबुल हॉल एवेन्यू में होगी। ठीक है, रात को 8 बजे। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको पहचान लूँगा। अपनी पहचान के लिए सफ़ेद गुलाब के 3 फूलों का हवाला देता हूँ जो मेरे कोट के कॉलर में लगे होंगे। बहरहाल ये तमाम चीज़ें बड़ी दिलचस्प और दिलकश थीं। रात के 8 बजे एक शानदार टैक्सी पुरपेच पहाड़ी रास्तों से तैमूर को गुजारती हुई अबुल हॉल एवेन्यू पहुंच गई। मुझे असरानी से अकेले में मुलाकात करनी थी, इसलिए मतलूबा मुकाम पर पहुंचने से पहले ही मैं टैक्सी से उतर आया और बड़े लापरवाह अंदाज में टहलता हुआ आगे बढ़ने लगा। अलबत्ता अबुल हॉल एवेन्यू के उस मखसूस हिस्से में जिसे एक खसूसी कैफ़े कहा जाता था, दाखिल होने के लिए एक मखसूस रास्ते से दाखिल होना पड़ा। अलबत्ता यहाँ भी एक दिलचस्प सूरत हाल पेश आई और मैंने महसूस किया कि सारे काम बड़े माहिराना अंदाज में हो रहे हैं। मैं उस वक्त आहिस्ता रवि से चलता हुआ एक तरफ जा रहा था कि एक शख्स मेरे पास पहुँच गया। उसने करीब से गुजरते हुए सरसरी तौर पर कहा, सामने वाली जीने के ऊपर एक मैदान है, उसी जानिब बढ़ना है आपको। ये कहते हुए वो तेज़ी से आगे बढ़ गया और थोड़ी देर में मेरी निगाहों के सामने से ओझल हो गया। मैं एक लम्हे के लिए रुका और उसके बाद मेरे कदम उस तरफ उठ गए जहाँ की मुझे हदायत की गई थी। फिर जैसे ही मैं उस मैदान में पहुंचा, 2 अफराद मेरे करीब आए और उन्होंने सरसरी निगाहों से मेरा जायज़ा लिया और फिर मैदान के मगरबी कोने की तरफ इशारा किया और तेज़ी से चलते हुए मेरी निगाहों से ओझल हो गए। मैदान का मगरबी गोशा सुनसान था। मैंने तेज़ी से इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। दूर दूर तक कोई शख्स नज़र नहीं आया। अब मुझे कुछ गुस्सा सा आने लगा। ये शख्स मुझे जो गाइड करना चाहता था और जिसके लिए मुझे हदायत की गई थी वो खुद इस कदर खौफज़दा है। कितने ताज्जुब की बात थी। डार्विन ने क्या इसी तरह के लोगों का इंतखाब किया है? ये बात मैंने दिल ही दिल में सोची। बहरहाल मैं 2 कदम आगे बढ़ा। ठंडी हवाएं छूती हुई गुजर रही थीं। चांद की मध्यम रोशनी में ऊंचे ऊंचे दरख्त मुहीब शक्लें इख्तियार कर चुके थे, लेकिन बाकी शहर की रोशनियां पूरी आबोताब के साथ चमक रही थीं। थोड़े ही फासले पर मुझे कुछ बेंचें नजर आईं तो मैं उनकी तरफ बढ़ गया। अब एक अहमकाना सा ख्याल मेरे दिल में जाग रहा था। डार्विन की हदायत पर मैंने जो कुछ किया था, क्या उसमें मुझे कामयाबी हासिल होगी? ये मेरे मिजाज के खिलाफ था। लेकिन फिर डार्विन ने मेरे लिए जो कुछ कहा था उस पर गौर किया तो मैंने सोचा कि आगे के मामलात की जो भी सूरत हाल हो, खुद मेरा तो इसमें कोई दखल नहीं। मेरे कदम एक बेंच की जानिब उठ गए और थोड़ी देर के बाद मैं एक बेंच पर बैठ गया।
तकरीबन 5 मिनट तक बैठे बैठे बोर होता रहा और उसके बाद मुझे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर तैमूर। मैंने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो मुझे एक उम्र रसीदा आदमी छड़ी टेके हुए अपनी जानिब आता हुआ नजर आया। वो अपने हुलिये और अंदाज से एक सीधा सादा सा आदमी मालूम होता था। मेरे करीब आकर उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने किसी कदर खुश्क लहजे में कहा, मुआफ़ करना, मैं तारुफ के बगैर किसी से हाथ नहीं मिलाता। मेरा नाम असरानी है और मिस्टर डार्विन के हुक्म के मुताबिक मैं आपके पास पहुंचा हूं। उसने मेरे अंदाज पर ज़रा शर्मिंदा से लहजे में कहा, ठीक है, फरमाइए, बैठ सकता हूं? जी, तशरीफ़ रखिए, शुक्रिया, उसने कहा और बैठ गया। मुझे बताया गया है कि किसी खास मुहिम के सिलसिले में मेरी तलबी हुई है। अब इस सिलसिले में मुझे मालूमात हासिल होनी चाहिए। मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। मिस्र के खिलाफ एक गहरी साजिश की जा रही है और आला तरीन हुक्काम और कुछ ऐसे लोग जिन्हें मिस्र की हुकूमत और मिस्र के मुफादात से दिलचस्पी है, चाहते हैं कि इस साजिश का खात्मा किया जाए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं मिस्टर तैमूर, उसमें आप ये समझ लीजिए कि इंसान से ज़्यादा मशीनें हमारी ज़िंदगी की मालिक बन चुकी हैं। हम उनके ग़ुलाम बनकर रह गए हैं। दहशतगर्दी और बैनुल-अक़वामी साजिशों में भी अब मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है और अब आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि इस वक्त इंसान का मुकाबला मशीन से है, जबकि मशीनों के मौजूद भी इंसान ही हैं। ओहो ओहो, उसने कहा और अचानक ही छड़ी टेकता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं देखता रह गया, लेकिन फिर मुझे उसके इस्तराब की वजह समझ में आ गई। सामने से एक कार बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। वो उस रुख से आई थी जिधर के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उधर क्या है, जबकि मैं बुलंदी पर पहुंचकर इस मैदान तक पहुंचा था। बहरहाल मैंने एक लम्हे के अंदर पोजीशन सेट कर ली। अगर कार पूरी कुव्वत से मेरे सामने आकर बेंच पर टक्कर मारती है और मुझे हलाक करने की कोशिश की जाती है तो बूढ़ा असरानी अपने मामलात खुद जाने, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में लेटकर अपनी ज़िंदगी बचानी है। लेकिन कार एक झटके से हमारे सामने आकर रुक गई और उसके दरवाजे खुले। असरानी बूढ़ा तो बेशक था, लेकिन मैंने एक लम्हे के अंदर अंदर उसके अंदर ये कैफियत पाई कि जैसे वो खुद भी अपना बचाव करने के लिए मुस्ताद है। कार के दरवाजे खुले और उसमें से 2 आदमी उतरकर तेज़ी से हमारी जानिब बढ़े। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने अपनी जगह से हरकत नहीं की, अलबत्ता उसके हाथ में एक रिवॉल्वर नज़र आ रहा था जिसका रुख मेरी तरफ नहीं बल्कि असरानी की तरफ था। आ जाओ हमारे साथ, पहले शख्स ने अपना पिस्तौल लहराते हुए कहा। ना जाने क्यों उसने मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी, अलबत्ता पिस्तौल सीधा किए वो गुर्राता हुआ सीधा असरानी की तरफ बढ़ा। इस दौरान मैं तमाम इम्कानात का जायज़ा ले चुका था और अपनी लाइन ऑफ एक्शन तरतीब दे चुका था। दूसरे ही लम्हे मैंने असरानी की छड़ी पर हाथ मारा। एक लम्हे के लिए वो मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ, लेकिन खुद असरानी को भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसकी छड़ी उसके हाथ से निकलकर मेरे हाथ में कैसे पहुंच गई और अचानक ही उसका वार पिस्तौल वाले शख्स पर किस तरह हुआ और छड़ी पूरी कुव्वत से उसके सीने पर पड़ी और वह एक करबनाक आवाज़ निकालकर एक तरफ लुढ़क गया। फिर इससे पहले कि वो संभलने की कोशिश करता, मैंने उसके कोट के कॉलर को पकड़कर इस अंदाज में खड़ा कर लिया कि वो मेरे लिए ढाल बन जाए। ठीक उसी वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने फायर किया, लेकिन उसका हाथ बहक गया। शायद ऐन वक्त पर उसे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि कहीं खुद उसका साथी निशाना न बन जाए। इतनी मोहलत मेरे लिए काफ़ी थी। मैं अपने शिकार को ढाल बनाए हुए तेज़ी से कार की तरफ बढ़ा और उसे अगले दरवाजे की तरफ उछाल दिया। वो शख्स एक मकरू आवाज़ के साथ नीचे गिर पड़ा। मैंने फुर्ती के साथ दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स की गर्दन पर हाथ डालकर उसे बाहर खींच लिया। दूसरे लम्हे मेरा जोरदार घूंसा उस शख्स की ठोड़ी के नीचे पड़ा और वह फिजा में कई फुट ऊपर उछलकर नीचे जा गिरा। मैंने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर पांव मारा और शायद उसकी कलाई की हड्डी टूट गई। चिट की एक आवाज़ आई, लेकिन उसी वक्त पीछे से असरानी की आवाज़ उभरी, प्लीज़ प्लीज़ रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। असरानी, ये कुत्ते तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहते थे और तुम, नहीं प्लीज़ नहीं, मेरी बात तो सुनो, ये जाली हमलावर हैं, ये मेरे आदमी हैं, मेरे हिफाजती अमले से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे दांत भिंच गए। कमाल की शख्सियत है डार्विन की भी। असूली तौर पर उसे अपने साथियों को बताना चाहिए था कि मैं इस तरह से चंद लोगों के कब्ज़े में आने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन जगह जगह मेरा इम्तिहान लिया जा रहा था। मैं गुस्से से बल खाता हुआ उस तरफ बढ़ा और मैंने पहली बार इंतहाई दुरुस्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा, असरानी, ये ड्रामा तुम्हारा किया हुआ है या डार्विन का? मैं बताता हूँ, वो खौफज़दा लहजे में बोला। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और इस दौरान वो 2 अफराद जिन्हें मैंने ज़िंदगी का मकसद बना दिया था, करबनाक अंदाज में एक दूसरे को सहारा दे रहे थे और वो शख्स जिसकी कलाई की हड्डी टूट गई थी बहुत ही दर्दनाक आवाज़ में कराह रहा था। तीसरा जो बच गया था उसने जल्दी से कहा, इसके हाथ पैर पर पट्टी कस दो, गालिबन इसकी कलाई की हड्डी टूट गई है। वो लोग एक दूसरे की तीमारदारी करते रहे।
लेकिन मैं उनकी तरफ से लापरवाह हो गया। अब ये उनका मसला था जिसे वो भुगतें। असरानी ने कहा, तुम लोग वापस जाओ और अपना अपना इलाज करो। बहुत ज़बरदस्त लड़ाके बनते हो तुम। ठीक है, हम वापस जा रहे हैं, आपको हमारी ज़रूरत तो नहीं है, तीसरे आदमी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। वो शख्स जिसकी ठोड़ी के नीचे मेरा घूंसा पड़ा था गुस्से से खून की कुल्लियां कर रहा था। खुश नसीब था जो मेरे हाथ से बच गया, वरना इसके बाद उसकी बारी थी। चंद ही लम्हों के बाद वो तीनों कार में बैठ गई और कार के दरवाजे बंद हो गए और वो तेज़ी से वापस चली गई। माफ़ी चाहता हूँ माय डियर मिस्टर तैमूर, मिस्टर डार्विन ने आपके बारे में कोई ऐसी खास बात नहीं कही थी। अगर उन्होंने आपका इम्तिहान लिया था और आपको मुकम्मल तौर पर फिट पाया था तो असूली तौर पर उन्हें मुझे इतला देनी चाहिए थी। ये तो मेरी अपनी कोशिश थी। मैं आपकी फुर्ती और ताकत का इम्तिहान लेना चाहता था। मैं इन फजूल बातों से तंग आ चुका हूँ। डार्विन से बात करना चाहता हूँ कि और कितने इम्तिहान लिए जाएंगे मेरे। और एक बात और कह देता हूँ कि इसके बाद अगर इम्तिहान का कोई अमल शुरू हुआ तो किसी के साथ रियायत नहीं करूँगा और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि इसके बाद ये भी हो सकता है कि खुद तुम्हारी मौत मेरे हाथों वाक़या हो जाए। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो तैमूर, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहता हूँ असरानी, अगर और इम्तिहान लेना चाहते हो तो लाओ, तुम्हारे पास कितने लड़ाके हैं। मैं देखता हूँ कि तुम लोग किस तरह मुझ पर काबू पाते हो। और अगर काम की कोई बात करना चाहते हो तो मैं सिर्फ 5 मिनट दे सकता हूँ। 5 मिनट में अपना दिमाग सेट करो और मुझे सारी सूरत हाल से आगाह करो। ठीक है, मैं जानता हूँ कि डार्विन कभी किसी गलत आदमियों को मेरे पास नहीं भेजेगा। बिलाशुबा तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम इस मुहिम के लिए एक मुनासिब इंसान हो। मुआफ़ी चाहता हूँ कि मैं अभी तुम्हें तफसीलात नहीं बता सकता। हाँ, अलबत्ता एक सरसरी सा जायज़ा ज़रूर पेश करूँगा। तफसीलात बताने के लिए तुम्हें कितना वक्त दरकार होगा? मैंने तीखे लहजे में पूछा। सिर्फ चंद दिन। मैं तुम्हें सबूत भी फराहम करूँगा। उस वक्त तक बराहे करम मुझे इजाज़त दो कि मैं अपने अंदाज में अपना काम जारी रख सकूँ। ये मेरी मजबूरी है, वरना अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि काश तुम जैसा आदमी मुझे भी कोई मिल जाए। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मैंने भी खामोश होकर थोड़ी देर के लिए दिमाग को सुकून देने की कोशिश की। कुछ देर के बाद असरानी की आवाज़ उभरी, ये सब कुछ ताकत का खेल है और तुम जानते हो कि इस वक्त दुनिया दहशतगर्दी की मुट्ठी में है। जी, मेरे इल्म में है। इक़्तिदार का नशा अच्छे खासे जहन को भी अपनी लपेट में ले लेता है, इसीलिए एक नया फ़लसफ़ा जन्म ले रहा है और बाज़ लोग यहाँ ख्याल पेश कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ हुकूमतों के ज़ेर असर नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो जो अपनी कुव्वत को अपनी मुट्ठी में रखते हैं अपने आप को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उनके नज़दीक दुनिया की तमाम हुकूमतों का निज़ाम ऐसे लोगों की तहवील में होना चाहिए जो खुद भी ज़ाती ताकतें रखते हों और बाकायदा सियासत में आकर इक़्तिदार में आने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की वुसअत के सामने इंसान बेबस हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा ना सियासत के बारे में कुछ जानता हूँ और ना ही दुनियावी कैफियतों के बारे में। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ जो सिर्फ अपना काम करना जानता है। लेकिन इस वक्त तुम्हें बहुत सारे मामलात में हिस्सा लेना पड़ेगा क्योंकि डार्विन ने इसी अंदाज में काम शुरू किया है। दुनिया को ये नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। बैनुल-अक़वामी तजारती और सनती इदारे हर तरह की जोग्राफियाई हदूद से आज़ाद हो चुकी हैं। वो बैक वक्त बेशुमार ममालिक के करोड़ों अफराद को रोज़गार फराहम करते हैं और वहाँ के मसाइल और अफरादी क़ुव्वत को कंट्रोल करते हैं। अब उन्हें सिर्फ इक़्तिदार की ज़रूरत है, एक ऐसे इक़्तिदार की ज़रूरत जो बाकायदा सियासतदानों की हैसियत से ना हो, क्योंकि सियासतदानों में उखाड़ पिछाड़ होती रहती है और वो बाज़ औक़ात बिल्कुल बेअमल हो जाती हैं, जबकि ये सनतकार, दौलतमंद और दुनिया पर अपने इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद लोग इस ज़रूरत की तकमील के लिए बिला शिरकत कहरे मुख्तार कुल बन सकते हैं। लेकिन हुकूमतों के दिफा के लिए तमाम ममालिक में मुसल्लह अफ़वाज मौजूद हैं, इसलिए ये बैनुल-अक़वामी इदारे सबसे पहले टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो ताकत हासिल करना चाहते हैं जिसके सामने दूसरे तमाम इदारे बेबस और लाचार नज़र आने लगें। अब तो टेक्नोलॉजी खला की तस्खीर कर रही है, ऐसे में इस किस्म के नज़रियात को काबिल अमल बनाना मुश्किल काम नहीं। बात ज़रा तवील भी थी और थोड़ी सी उलझाने वाली भी, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि वाकई वो जो कुछ कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा है और उसके अंदाज में एक अजीब सा एहसास है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, आओ थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं। वो खड़ा हो गया और हम दोनों टहलते हुए वहाँ से थोड़े आगे निकल आए। इसके बाद उसने कहा, मेरा ख्याल है कि हम दोनों ने एक दूसरे के नज़रियात समझ लिए हैं। मुझसे तुम्हारी मुलाकात हो गई है, चलें। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो उसने अपने कोट की जेब में लगे हुए एक बटन को दबाया और मेरे साथ चंद कदम आगे चला। मैंने एक बार फिर उसी कार को देखा।
और थोड़ी देर के बाद वो कार हमारे सामने आ खड़ी हुई और फिर उसने कहा, अगली मुलाकात पर तुमसे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें ऐसे ठोस सबूत फराहम करूंगा जिससे अंदाज़ा हो सके कि वो शख्स जो हमारा टारगेट है, यानी जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, क्या नज़रियात रखता है। बस यूं समझ लो कि कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसके लिए मोहतात रहना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अब क्या ख्याल है? मैं तुम्हें एक ऐसी जगह छोड़ सकता हूँ जहाँ से तुम अपने होटल वापस जा सको। मैं तुम्हें खुद वहाँ पहुँचाता, लेकिन तुम जानते हो कि एहतियात बड़ी चीज़ है और हम एक दूसरे का मद्दे मुकाबिल नहीं रहना चाहिए। अलबत्ता मेरी तुम्हारी मुलाकात काहिरा टावर में होगी और इसके लिए मैं तुम्हें मुतला कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद होटल तक वापसी मेरे लिए मुश्किल ना हुई। अलबत्ता होटल के बिस्तर पर लेटकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरी जहनी पहुंच इस हद तक तो नहीं है कि मैं इतने बड़े बैनुल अक़वामी मसले में हिस्सा ले सकूं। नासिर हमीदी नाम के जिस दौलतमंद आदमी का हवाला मुझे डार्विन ने दिया था, उसके बारे में यहाँ आकर तस्दीक हो गई थी कि वो तो बहुत ही खौफनाक शख्सियत है। फिर क्या करना चाहिए? कोई ऐसी तरकीब जो बात मेरे जहन तक पहुँच सके। इसमें कोई शक नहीं कि डार्विन ने मुझे जो महलनुमा इमारत रहने के लिए दी और वो जिस कदर शानदार जगह थी, ऐसी जगह का तस्वुर सिर्फ ख्वाबों में ही किया जा सकता है। लेकिन ख्वाबों की तामीर हासिल करना भी तो एक मुश्किल काम है। मैं सरज़मीन मिस्र में था और एक ऐसे शहर में जिसकी दास्तानें तारीख़ की अजीम तरीन दास्तानों में से थीं। मैं मिस्र के बारे में सोचने लगा। अभी मैंने यहाँ आने के बाद मिस्र की कोई रवायती चीज़ नहीं देखी थी, जबकि ये बात मेरे इल्म में थी कि यहाँ की फसूंकार कहानियाँ आलम में फैली हुई हैं। काहिरा, नील की मलका क्लोपत्रा, फ़िरौन का देश, एहरामों की सरजमीन। एकदम से मेरी जहनी रौब भटकने लगी। ये तो ठीक है कि मैं यहाँ एक मकसद के तहत भेजा गया हूँ, लेकिन काहिरा से इस कदर लाइलम रहना भी तो मुनासिब नहीं था। बहरहाल ये सब कुछ ज़रा गौर तलब था। इस पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था।